आपको कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान विषय का जो भूगोल का चैप्टर है अध्याय 2 जो चैप्टर दिया है आपको भारत का भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में हम आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। मतलब भारत का जो संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, किस स्थान पर मैदान है, किस स्थान पर पर्वत है, पठार है, तट है, समुद्र है, समुद्र के किनारे वाला जो भाग है उसको तट कहा जाता है। तो हम उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। देखिए कि भारत का भौतिक स्वरूप, तो मुख्य भौतिक वितरण क्या है। हम देखते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो देखते हैं कुछ स्थान पर एकदम सपाट मैदान रहता है, कहीं पर पर्वत सा नजर आता है, कहीं समुद्र नजर आते हैं, कहीं पठार नजर आते हैं, झील नजर आती हैं। तो इस प्रकार से भारत संपूर्ण भारत है, कहीं जंगल है, तो ये संपूर्ण भारत का भौतिक स्वरूप है। और भौतिक स्वरूप का विवरण देखिए, भौतिक स्वरूप का विवरण तो 6 भागों में भौतिक स्वरूप को बांटा गया है। तो देखिए कि नंबर 1 हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत भी 3 भागों में बटा हुआ है। उसी प्रकार से आता है उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय मरुस्थल, जो मरुस्थली भाग है, जो कि मरुस्थल वाला भाग तो रेगिस्तान में है, ये राजस्थान में जो है तो वो भारतीय मरुस्थल हो गया। फिर आ गया तटीय मैदान, मतलब जो हमारा जो देश है, जो दक्षिणी भाग है, संपूर्ण रूप से समुद्र में से घिरा हुआ है। तो एक साइड में बंगाल की खाड़ी है, एक साइड में अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, तो उसके किनारे वाला जो भाग है इस टाइप का वो है तटीय मैदान। और द्वीप समूह, जो संपूर्ण जो सागर है वहां पर जो द्वीप बने हुए हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, तो वो है द्वीप समूह। तो हम आज इन सभी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखते हैं, अब हम देखते हैं कि ये नक्शे के माध्यम से देखते हैं कि हिमालय पर्वत वाला भाग कहाँ है और उत्तर का मैदान कहाँ है, प्रायद्वीप का पठार कहाँ है। तो इसको हम मैप के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत ये जो हमें नीला वाला, ये जो नीली लाइनिंग वाला भाग जो दिख रहा है, ये लाइन से ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये हिमालय पर्वत है, ये संपूर्ण हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। तो हिमालय पर्वत कितने भागों में बांटा है, तो हिमालय पर्वत 3 भागों में बांटा है। महान और आंतरिक हिमालय, जो महान और आंतरिक हिमालय है जहाँ पर संपूर्ण पर्वत शिखर है, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर है। फिर मध्य हिमालय जिसे हिमाचल कहा जाता है, और लास्ट में आता है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। तो 3 भागों में हिमालय पर्वत बटा हुआ है। और हम देखते हैं ये जम्मू कश्मीर से लेकर के ये हमारा संपूर्ण हिमालय पर्वत ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर में इसकी लंबाई कितनी है, तो जम्मू कश्मीर में इसकी लंबाई है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। तो हिमालय की लंबाई जम्मू कश्मीर में कितनी है, तो 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, तो 150 किलोमीटर है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तरी मैदान, उसके बाद में हम देखते हैं तो ये जो नीचे वाला जो हिमालय पर्वत के नीचे हमने नीला वाला जो भाग है उसके नीचे वाला जो ये भाग है ये है उत्तरी मैदान, उत्तर का मैदान जिसे बोला जाता है, तो ये है उत्तरी मैदान है। और उसी प्रकार मैदान हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार जो बीच वाला ये जो भाग दिया है ये है प्रायद्वीपीय पठार, ये मध्य में संपूर्ण ये जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय मरुस्थल, तो भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान वाला जो भाग है ये भारतीय मरुस्थल वाला ये भाग भारतीय मरुस्थल है। उसके बाद में आता है तटीय मैदान, तट मतलब ये संपूर्ण समुद्र है ये, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी दी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, तो संपूर्ण क्या है, ये जल में डूबा हुआ ये अपना देश है। तो इसके किनारे वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, ये तटीय प्रदेश कहलाता है। जो ये समुद्र के किनारे वाला संपूर्ण भाग ये तटीय प्रदेश कहलाता है। और तटीय प्रदेश में भी एक पश्चिमी तट है और इधर पूर्वी तट है। और इसके बाद में हम देखते हैं द्वीप समूह, क्या देखते हैं, द्वीप समूह। तो ये जो समुद्र में जो द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, और भी छोटे छोटे द्वीप है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं द्वीप समूह। इस प्रकार से ये हमारा संपूर्ण भारत 6 भागों में बटा हुआ है। इससे पहले जो हमने वीडियो डाले थे उसमें हमने आपको
इसके जो तट की लंबाई कितनी है, स्थल की लंबाई कितनी है, भारत के पड़ोसी देश, उत्तर पड़ोसी देश, पश्चिम के पड़ोसी देश और भारत के समुद्री जो तटीय पड़ोसी देश है या द्वीपीय पड़ोसी देश है, हमने इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाए थे। अब हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत, तो हमने देखा था कि हिमालय पर्वत 3 भागों में बटा हुआ है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। देखिए हम देखते हैं हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में। एक है महान और आंतरिक हिमालय, तो महान और आंतरिक हिमालय मतलब जो सबसे ऊंचाई पर है, तो सबसे ऊपरी जो सबसे उत्तरी भाग है, महान और आंतरिक हिमालय सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान एवं आंतरिक हिमालय या इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि हिमाद्री किसे कहते हैं, तो सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान एवं आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले शिखर पाए जाते हैं। कितने हजार, तो 6000 से भी ज्यादा वाले शिखर इसमें पाए जाते हैं। अब जैसे कि देख लिए हमने कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट, तो कंचनजंगा हो गया, या मकालू, धौलागिरी, या नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेटी और नामचा, बरुआ और मरुला मंथाला। इस प्रकार से बहुत सारे पर्वत शिखर जो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, महान और आंतरिक हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं हिमालय, मध्य हिमालय के बारे में जानते हैं, जो हिमालय का द्वितीय भाग है। तो मध्य हिमालय या हिमांचल इसे कहा जाता है। तो हिमाद्री जो प्रथम हिमालय था, तो हिमाद्री के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिण भाग में स्थित श्रृंखला जो सबसे अधिक कहाँ पर है, असम में है, इसे कहा जाता है मध्य हिमालय या हिमांचल। और इसके मध्य हिमालय की ऊंचाई होती है 3700 मीटर से 4500 मीटर। तो ऊंचाई कितनी होती है, 3700 मीटर से 4500 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 50। ये आपका मध्य हिमालय है और इसमें मध्य हिमालय में स्लेट और क्वार्टर्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्लेट और क्वार्टर्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और पीर पंजाल इस क्षेत्र की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कौन सी, पीर पंजाल इसकी सबसे महत्वपूर्ण और लंबी श्रृंखला है। और धौलाधर और महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसकी जो श्रृंखला में धौलाधर और महाभारत श्रृंखला भी इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसी भाग में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल में कांगड़ा और कुल्लू की घाटी भी स्थित है। तो हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू घाटी भी स्थित है। और हमने नाम सुना है शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग जैसे महान नगर यहीं पर स्थित है मध्य हिमालय में। तो मध्य हिमालय में कौन कौन से नगर स्थित है, तो मध्य हिमालय में शिमला, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग जो हिल स्टेट कहा जाता है, ठंडे प्रदेश कहा जाता है, तो ये यहीं पर मध्य हिमालय में ही स्थित है। अब हम देखते हैं शिवालिक श्रेणी। अब हम तृतीय जो भाग है वो है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी के बारे में जानते हैं। तो हिमालय जो शिवालिक है, हिमालय क्षेत्र के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है। जो हिमालय पर्वत है उसके सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक श्रेणी है और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी लंबाई श्रेणी की चौड़ाई कितनी है, शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक और इसकी ऊंचाई है 900 मीटर से 1100 मीटर तक। ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर से 1100 मीटर तक है यह। और यह श्रृंखला औषाधिक सैलों से बनी होती है, औषाधिक सैलों से बनी हुई होती है। इन क्षेत्रों में घाटियां नदियों द्वारा लाई गई बजरी और जलोढ़ मिट्टी की मोटी परतों से ढकी हुई होती है। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की घाटियां क्या है, नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उससे ढका हुआ होता है। और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच लंबवत घाटी मतलब कि लंबवत दून पाए जाते हैं। तो कौन कौन से दून है, तो देखिए कि ये हो गया देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये इस प्रकार के लंबवत दून पाए जाते हैं। तो ये हमने जाना शिवालिक श्रेणी के बारे में। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत से
कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो हिमालय पर्वत एशिया से आने वाली बर्फीली जो हवाएं हैं, तो एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से भारत की रक्षा करता है। और हिमालय पर्वत सप्तवाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, मतलब चारों हमेशा जो बहने वाली नदियां हैं उनका उद्गम स्थल है। और वन्य जीव और औषधि विविध प्रकार की औषधियां भी प्राप्त होती है। और फसलों और विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भी अत्यधिक मात्रा में महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ के मिलने की भी संभावना अत्यधिक मात्रा में है। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं, आपको इनको नोट करना है कि हिमालय पर्वत से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। अब हम कुछ हिमालय पर्वत के दर्रों के बारे में भी जानते हैं। तो हिमालय पर्वत के दर्रे जैसे कि काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा मतलब कहाँ पर आ जाएगा? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में। शितकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। शितकिल्ला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और उसी प्रकार से देखते हैं नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप इसको मैप की भी और नक्शे के भी माध्यम से देख सकते हैं। ये चारों दर्रों को आपको याद भी करना है। उसी प्रकार से देखते हैं प्रादेशिक स्तर पर हिमालय को पंजाब हिमालय मतलब सिंधु नदी से सतलुज नदी तक का भाग है, उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। और कुमायूं हिमालय मतलब सतलज से काली सिंध नदी तक का भाग को क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक का भाग नेपाल हिमालय कहलाता है। और असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक के भाग को तीस्ता असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग जगह के इनके नाम है हिमालय के। तो जैसे कि कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पंजाब हिमालय, इसके देश प्रदेशों के आधार पर इसके 4 नाम हमने देखा। इस प्रकार से हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जाना। अब हम जानते हैं उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर के मैदान के बारे में। तो उत्तर का विशाल मैदान देखिए, अब हम देखते हैं उत्तरी मैदान। हमने हिमालय पर्वत के बारे में जाना था, अब हम देखते हैं कि उत्तरी मैदान। तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान तो मैदान मतलब कि नदियों के द्वारा जो बहा करके लाई गई मिट्टी है उसके द्वारा जो निर्माण होता है वही मैदान कहलाता है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बहाव से जो मिट्टी आई उसके द्वारा जो मैदानों का निर्माण हुआ, यही उत्तरी मैदान है। तो इसे सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। और हम इसकी लंबाई देखते हैं, इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। ये है अपना उत्तर का विशाल मैदान। और उत्तर का विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, मध्यवर्ती और पूर्वी मैदान। तो देखिए कि इसके 3 भागों का विस्तार से अध्ययन। तो पश्चिमी मैदान, इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। तो पश्चिमी मैदान कहाँ है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो ये पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान वाला भाग हो गया कौन सा मैदान? तो पश्चिमी मैदान। और इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है और पश्चिमी भाग मरुस्थल है। इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है या भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। लूनी यहाँ की प्रमुख नदी है। कौन सी नदी? लूनी नदी, ये पश्चिम मैदान की लूनी यहाँ की प्रमुख नदी है। और यमुना के पश्चिम में सतलज, व्यास और रावी नदियां बहती है। और यह उपजाऊ भूमि में पंजाब में इसे खादर के नाम से जाना जाता है। तो ये पश्चिम मैदान को उपजाऊ भूमि के कारण इसे खादर के नाम से पंजाब में, कहाँ पर? पंजाब में इसे खादर के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से आता है मध्यवर्ती मैदान। तो मध्यवर्ती मैदान यमुना नदी में बांग्लादेश, यमुना नदी से यह बांग्लादेश, ये अपना बांग्लादेश इधर, तो यमुना नदी से बांग्लादेश तक फैला हुआ है। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसे गंगा का मैदान भी कहते हैं। जो मध्यवर्ती मैदान है उसे गंगा का मैदान भी कहा जाता है। और इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इसका ढाल क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब इधर बांग्लादेश की ओर
होता है। और जिस क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है उसे खादर, और जहां नहीं पहुंचता उसे बांगर कहा जाता है। तो जिस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है उसे क्या कहा जाता है, खादर, और जहां नहीं पहुंचता उसे बांगर कहते हैं। हिमालय से इसे भाग को तराइन भी कहते हैं। तो हिमालय से लगे हुए जो भाग है, हिमालय से लगे हुए भाग को तराइन भी कहा जाता है। और यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है। हिमालय से लगे हुए भाग को तराइन कहा जाता है और यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है, क्योंकि ये नदियों से ला करके जो मिट्टियों का निर्माण होता है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाई जाती है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है, बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर बताइए। तो बांगर भूमि यह उत्तरी मैदान के उच्च भूमि है जो प्राचीन निक्षेपों से निर्मित है, इसमें कंकड़ नहीं पाए जाते बांगर भूमि में। और खादर भूमि यह उत्तरी मैदान के मैदानों में निचली भूमि है जिसमें काप पाई जाती है। उसी प्रकार से बाढ़ का जल इन तक नहीं पहुंचता, मतलब बांगर भूमि में बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, तो और खादर भूमि में बाढ़ में डूबी हुई रहती है। इसमें जल तल की गहराई अधिक होती है। जल का स्थल कैसा होता है, गहरा होता है, और इसका निचला होता है, यह स्तर ऊंचा नहीं होता। और इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश में होता है। तो बांगर भूमि का विस्तार पंजाब और उत्तर प्रदेश में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इसका विस्तार पाया जाता है। इस प्रकार से हमने मध्यवर्ती मैदान और बांगर और खादर भूमि के बारे में जाना। अब हम देखते हैं पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। पूर्वी मैदान की लंबाई कितनी है, तो पूर्वी मैदान मतलब कि ये वाला भाग हो गया। तो पूर्वी मैदान की लंबाई 650 किलोमीटर और चौड़ाई है 100 किलोमीटर है। और इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। तो जो पूर्वी मैदान है इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इसी प्रकार देखते हैं मध्यवर्ती मैदान भारत के लगभग 1/4 क्षेत्रफल से में घिरा हुआ है, और यहाँ संपूर्ण देश का लगभग 45% जनसंख्या निवास करती है। मध्यवर्ती भाग में संपूर्ण देश की 45% जनसंख्या निवास करती है। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ है, और सिंचाई की सुविधा के कारण हिमालय का इसे उपहार कहा जाता है। जो पूर्वी मैदान है इसको हिमालय का उपहार कहा जाता है, क्योंकि हिमालय से जो निकल करके आती है नदियां, उसके द्वारा एक तो उपजाऊ मिट्टी भी आती है और नदियों से लाए गए जल के द्वारा सिंचाई होती है। इसीलिए यह हिमालय का उपहार है। सिंचाई होती है और मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी से फसल भी अच्छी उत्पन्न होती है। और उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण, और यह सघन आबादी वाला है, और नहरें, सड़क और रेल का जाल बिछा हुआ है। इस मैदान में यह मैदान सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है। और अमृतसर, कुरुक्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, प्रयाग, काशी और गया, मुक्तेश्वर, वाराणसी आदि तीर्थ स्थल भी यहीं पर पूर्वी मैदान में ही स्थित है। इसलिए यहाँ पर 45% जनसंख्या भी निवास करती है। इस प्रकार से आपने पूर्वी मैदान के बारे में जाना, पूर्वी मैदान के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीप का पठार। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीप का पठार। तो देखेंगे हम प्रायद्वीप का पठार। हमने देखा था कि ये प्रायद्वीप का पठार, ये जो दोनों तटों के बीच वाला जो भाग है, ये मध्य वाला जो भाग है, ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीप का पठार कहलाता है। तो देखिए, यह सबसे प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। सबसे प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, जिसकी समुद्र से औसतन ऊंचाई 600 से 900 किलोमीटर है। समुद्र से ऊंचाई, ये समुद्र से ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर है। समुद्र से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। और यह पठारी भाग तीनों तरफ से देख रहे हैं ना हम, कि ये तीनों तरफ इससे क्या है, समुद्र घिरा हुआ है। तो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और यह एक ओर से स्थानीय भाग से घिरा है, जिसे इसीलिए उसे प्रायद्वीप का पठार कहा जाता है। तो ये क्या है, एक ओर से स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप का पठार कहा जाता है। यह त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार उत्तर की ओर और दिल्ली और राजमहल की पहाड़ियों से उत्तरी मैदान तक, और दक्षिण की सीमा में पूर्वी और पूर्वी घाट तक, और पश्चिम में पश्चिमी घाट तक फैला हुआ है। दक्षिणी ओर कन्याकुमारी से लेकर के, यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर के यह कन्याकुमारी की छोर तक फैला हुआ है। ये दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी की छोर तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीपी पठार का क्षेत्र देश का सबसे बड़ा भौतिक
प्रदेश है। और प्रायद्वीपीय पठार को दो उपभागों मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन के पठार में विभाजित किया गया है। जो प्रायद्वीप का पठार है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो मध्यवर्ती उच्च भूमि और एक तो दक्कन का पठार में विभाजित किया गया है। तो दक्कन के पठार पर कभी कभी टिप्पणी भी पूछता है। तो देखिए कि मध्यवर्ती उच्च भूमि क्या है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग अनेक पठारों और अनाच्छादित पर्वत श्रेणियों तथा नीची पहाड़ियों द्वारा निर्मित है और यह पठार कठोर आग्नेय शैलों से बना हुआ है और उत्तरी पश्चिमी भाग अरावली पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है जो प्राचीन वलित पर्वत से अवशिष्ट है और मध्यवर्ती उच्च भूमि की दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वतों तथा उनके पूर्वी विस्तार और कैमूर पहाड़ियों से निर्धारित किया गया है। और अरावली विंध्याचल पर्वतों के बीच मालवा का पठार स्थित है और इसमें से बेतवा, पार्वती, कालीसिंध, चंबल और माही नदियां निकलती है। जो प्रायद्वीप के पठार है यहाँ से बेतवा, कालीसिंध, चंबल, माही नदियों का उद्गम स्थल है। मध्यवर्ती उच्च भूमि के उत्तरी पूर्वी भाग को बुंदेलखंड भी कहा जाता है और कैमूर और भांडेर श्रेणियों में पूर्व में बघेलखंड का पठार है और उच्च भूमि क्षेत्र के बीच में वाले भाग में नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। तो इस और यहीं पर हम झारखंड का छोटा नागपुर का पठार भी इसी क्षेत्र में देखते हैं। जो झारखंड हो गया यहाँ पर छोटे नागपुर का पठार भी यहीं पर इसी क्षेत्र में है, जहाँ पर छोटे नागपुर के पठार में खनिज संपदा अत्यधिक मात्रा में भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है। इस जो छोटा नागपुर का पठार है वो खनिज संपदा का भंडार कहलाता है। तो ये कहाँ है? झारखंड में। इस प्रकार से हमने ये मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में जाना। अब हम देखते हैं दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार सतपुड़ा और महादेव और मैकाल पहाड़ियों से के दक्षिणी छोर में है। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल के दक्षिणी छोर में स्थित है और यह दक्कन का उत्तरी पश्चिमी भाग मुख्यतः लावा निक्षेपों से निर्मित है और पश्चिम की ओर इसकी सीमा पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है और अरब सागर के तट के सहारे अवांछित रूप से उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है और यह महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे सह्याद्री कहते हैं। तो महाराष्ट्र, ये हमने देखे कि ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे क्या, दक्कन के पठार को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र हो गया और एक कर्नाटक हो गया। इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्थित दर्रे, तो इसमें जो दर्रे हैं वो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, 3 दर्रे हैं। इस पहाड़ को पार किए जा सकते हैं। और तमिलनाडु, तो दक्कन के पठार को तमिलनाडु में इसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु मतलब ये नीचे वाला भाग जो तमिलनाडु में इसे क्या कहा जाता है? दक्कन के पठार को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। और केरल तमिलनाडु सीमा पर इसे अन्नामलाई, केरल और तमिलनाडु की जो सीमा है तो वहां पर इसे अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है। और पालघाट दर्रा नीलगिरी की और अन्नामलाई पहाड़ी को अलग करता है। जो पालघाट जो दर्रा है वो अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों को अलग करता है। अन्नामलाई की शाखाएं पालनी पहाड़ी और इलायची की पहाड़ियां भी हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, तो दक्षिण जो भारत है ये अपना दक्षिण का भाग है, तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? अन्नामुदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2695 मीटर है और पालनी पहाड़ी में भी स्थित है। और पूर्वी घाट में 800 किलोमीटर लंबा है और महेंद्रगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। इसमें नीच चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है। तो जो पूर्वी घाट की जो महेंद्रगिरी जो चोटी है उसमें कौन सी चट्टानें? तो नीच चट्टानें पाई जाती है। इस प्रकार से आपने ये संपूर्ण प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके बारे में जाना। अब हम देखते हैं तटीय प्रदेश मतलब जो समुद्र के किनारे के जो प्रदेश हैं, जैसे ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे के जो प्रदेश हैं, इसे क्या कहा जाता है? तटीय प्रदेश। तो प्रायद्वीपीय पठार कच्छ से उड़ीसा तक और तटीय मैदानों के एक सकरी पट्टी से घिरा हुआ है और यह तटीय मैदान को उसकी बनावट के अंतर के कारण 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए ये है पश्चिम तटीय मैदान और ये है पूर्व तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान अरब सागर के सहारे गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। देखिए
अरब सागर के सारे गुजरात से लेकर के यहाँ केरल तक फैला हुआ है। और यह मैदान संकरे हैं। इन्हीं उत्तरी भाग में कोंकण और गोवा से दक्षिण में मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। इसे गोवा के दक्षिण भाग में इसको मालाबार का तट, जो गोवा है यहाँ पर इसको मालाबार का तट कहा जाता है। और इसकी अधिकतम चौड़ाई 40 किलोमीटर की है। और नदियां छोटी और तेज बहने वाली हैं। और इस क्षेत्र में कुछ बड़ी नदियां भी हैं, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती नदी। और पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट को देखिए तो पश्चिमी तट क्या है, ये इस साइड का ये जो भाग है पश्चिमी तट हो गया, और ये है पूर्वी तट वाला भाग। तो ये दो भागों में तट वाला भाग विभाजित किया गया है। अब हम देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान मतलब ये बंगाल की खाड़ी। तो पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर महानदी, गोदावरी नदी देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेश भी है। और यह उपजाऊ कापन मिट्टी, यहाँ ये नदियों के बहाव से जो लाई गई मिट्टी है, उपजाऊ कापन मिट्टी पाई जाती है। इस तट पर चिल्का, कोलेरू और पुलिकट झीलें हैं। तो ये जो पूर्वी तट है यहाँ पर चिल्का, कोलेरू और पुलिकट झील पाई जाती है। ये अपना उत्तरी भाग के तट को उत्तरी सरकार और दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। उत्तरी भाग के तट को क्या कहते हैं, उत्तरी भाग के तट को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इस प्रकार से पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में कभी कभी अंतर पूछता है। तो इसके अंतर देखिए, इसका विस्तार, तो पश्चिम तट का विस्तार कहाँ पर है, अरब सागर में। पूर्वी तट का विस्तार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। इसका मैदान कैसा है, सकरा है। तो इसका मैदान कैसा है, चौड़ा, लंबाई के हिसाब से चौड़ाई। तो ये सकरा है, ये चौड़ा है। इसका निर्माण छोटी पर तेज बहने वाली नदियों के द्वारा हुआ है। और इसका निर्माण महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों के द्वारा हुआ है। यह तट पर डेल्टा नहीं है, इस तट पर डेल्टा का विस्तार है। इस प्रकार से इसके चार अंतर आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार हम देखते हैं द्वीप समूह। क्या देखते हैं हम, द्वीप समूह। तो देख लीजिए, ये द्वीप समूह है। ये अपना लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप। तो भारत के द्वीप समूह, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। लक्षद्वीप अनेक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना। ये देखिए लक्षद्वीप के आजू बाजू बहुत सारे द्वीप दिख रहे हैं। तो लक्षद्वीप अनेक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना है। और यह अरब सागर में केरल के तट से थोड़े दूर पर है। तो ये कहाँ है, देखिए ये अरब सागर है। तो अरब सागर में केरल के तट के किनारे, केरल के किनारे बसा हुआ है। और इसका निर्माण के निक्षेपों से बना है, जिसे द्वीपों को एटाल कहा जाता है। कि मूंगों के निक्षेपों से बना है, इसे एटाल कहा जाता है। और अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में है। इसकी संख्या अधिक है। यह अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और देश में मुख्य भाग से अधिक दूरी पर स्थित है। यह भारत से मुख्य भाग से अधिक दूरी पर स्थित है और पर्वत श्रेणियों और शिखरों में है। और इसमें ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा भी बने हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ज्ञात द्वीपों की संख्या, तो यहाँ पर कितने द्वीप हैं, 300 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप में कम से कम 300 द्वीप समूह है। और यह 8,239 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यह द्वीप देश की सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आज हमने अध्याय 2 भारत की भौगोलिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके संपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपना संपूर्ण अध्ययन इसके माध्यम से कीजिए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर डालेंगे उसका भी अध्ययन कीजिए। लगातार इससे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।